कल लास्ट क्लास में हमने बात करी थी अबाउट द माइटोसिस, है ना, कि माइटोसिस क्या थी, कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन से फेज थे, साइटोकाइनेसिस में कौन कौन से टाइप थे, वो कल हो गया था। आज माइटोसिस से रिलेटेड ही हमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स देखी। सबसे पहले टर्म है एंटीफेज। एंटीफेज बोलते हैं कि जो जीवन फेज है ना, जो आई फेज है या फिर जो इंटरफेज है, उसका जो पहला फेज था जीवन फेज, गैप फर्स्ट फेज, उस फेज में इतनी एनर्जी होती है कि स्ट्रेस कंडीशन में वो क्या कर सकती है, सेल डिवीजन कर सकती है। यानी कि अगर एक बार सेल जीवन फेज को क्रॉस कर गई तो वो कंप्लीट क्या कर देगी, सेल साइकिल कर देगी। तो एंड ऑफ द जीवन फेज है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कंप्लीट द सेल डिवीजन, दैट फेज इज नोन एज द एंटीफेज। उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीफेज बोलते हैं। तो एंड ऑफ द जीवन फेज have so much energy, even in stress condition it can complete the process। वो प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। उस चीज को हमने क्या बोल दिया, एंटीफेज बोल दिया, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि एंटीफेज किसका पार्ट है, तो किसका आएगा, जीवन का एंड फेज हो गया, जहां पे एनर्जी स्टोर हो गई। दूसरी टर्म आती है दैट इज माइटोजन। माइटो वर्ड किसके लिए, फॉर द माइटोसिस, और जन का मीन जनरेट करना, पैदा करना। तो वो सारे के सारे फैक्टर जो माइटोसिस को प्रमोट करते हैं, दे आर कलेक्टिवली नोन एज द माइटोसिस, है ना। तो ऑल दोस फैक्टर्स which promote the mitosis mitotic division, that is known as the माइटोसिस। वो सारे के सारे फैक्टर जो माइटोसिस को प्रमोट करें, उसको बढ़ावा दे, रेट ऑफ डिवीजन को प्रमोट कर दे, उन सभी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, माइटोजन बोलते हैं। माइटोजन दोनों के अंदर होंगे, प्लांट में भी होंगे और एनिमल में होंगे। तो प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दोनों के अंदर माइटोजन। प्लांट में कौन कौन से और एनिमल में कौन कौन से, वो देखिए बेटा। बहुत सारे के सारे फैक्टर जो ग्रोथ करवाते हैं, तो यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन है उनके जाएंगे माइटोजन से जाएंगे। तो कौन कौन से हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन, जिबरेलिक एसिड हार्मोन, जी से बोलते हो। तो तीसरा कौन सा हो गया, साइटोकाइनिन। एबीए हार्मोन और इथाइलिन हार्मोन आपके इनहिबिटर हार्मोन कहलाते हैं। जो आपका एबीए हार्मोन है दैट इज टोटली द इनहिबिटर हार्मोन, और जो इथाइलिन हार्मोन है इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ द बोथ प्रमोटर एंड द इनहिबिटर, इट इज नोन एज द इंटरमीडिएट हार्मोन। बट हमें मेन बात किसकी करनी है, ग्रोथ हार्मोन की बात करनी है। तो ये तीनों के तीनों हार्मोन, ऑक्सीजन, जिबरेलिक एसिड या फिर जिबरेलिन, और तीसरा कौन सा, साइटोकाइनिन हार्मोन, ये तीनों के तीनों क्या है, माइटोजन फॉर द प्लांट, यानी कि प्लांट डिवीजन को करने के लिए क्या होंगे, ठीक है। बाकी जो लास्ट आएगा प्लांट मूवमेंट और ग्रोथ वाला, उसमें डिस्कस करेंगे। अगर एनिमल में बात करें कि एनिमल में कौन कौन सी चीजें जो ग्रोथ करवाती है, तो एक हार्मोन का नाम आता है इंसुलिन, रिलीज बाय द बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियास, है ना, जो इंसुलिन है।
इसी तरीके से क्या था आपका PDGF, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, वो फैक्टर, वो हार्मोन जो प्लेटलेट को क्या करवा रहा है, ड्राइव करवा रहा है, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। इसी तरीके से EDF, एरिथ्रोसाइट ड्राइव्ड फैक्टर, यानी कि वो जो एरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन करे, एरिथ्रोसाइट का मीन आरबीसी, जो आरबीसी की फॉर्मेशन को प्रमोट करे। आरबीसी की फॉर्मेशन कहां पर होगी, बोन मैरो में, तो ये वहां पर जाके क्या करेगा, काम करेगा। तो ये प्लांट और एनिमल के क्या है, कुछ माइटोजन है जो उसके डिवीजन रेट को क्या करता है, प्रमोट कर रहा है, बढ़ाने लगता है। क्लियर होगा। अभी हम बात करते हैं माइटोटिक पॉइजन की। माइटोटिक पॉइजन, इससे पहले हमने पढ़ा था माइटोजन, वो सारे के सारे फैक्टर जो माइटोटिक डिवीजन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, है ना, जो डिवीजन रेट को एनहांस करते हैं उनको हम माइटोजन बोलते हैं। अभी नेक्स्ट है दैट इज माइटोटिक पॉइजन, यानी वो सारे के सारे फैक्टर जो माइटोटिक डिवीजन नहीं होने दे, उसको क्या कर दे, इनहिबिट कर दे, रोक दे, ठीक है, उसको नॉर्मल साइकिल को फॉलो ना करने दे, उन सभी फैक्टर को हम क्या बोलेंगे, माइटोटिक पॉइजन बोलते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल यहां पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। तो all those factors which inhibit or prevent the cell to run in normal, यानी कि इसको नॉर्मल वे में नहीं चलने देंगे, उनको क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। तो वो सारे के सारे फैक्टर क्या कहलाएंगे, माइटोटिक पॉइजन कहलाते हैं। ये अलग अलग फैक्टर अलग अलग साइट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, जैसे राइबोन्यूक्लियेज की बात करें तो न्यूक्लियेज एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को कट करता है। ठीक है, तो ये एंजाइम कौन सी फेज को अफेक्ट करेगा, प्रोफेज को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑन प्रोफेज, किस फेज को अफेक्ट करेगा, ये प्रोफेज को अफेक्ट करेगा। हमने देखा था कि प्रोफेज सबसे लंबी फेज थी और वहां पर क्रोमोसोम क्या थे, डीकंडेंस फॉर्म में थे, लूज थे, थोड़ा थोड़ा कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था बट फुली कंडेंस नहीं हुआ था। फुली कंडेंसेशन कहां पे हुआ था, मेटाफेज, जिसमें मॉर्फोलॉजी पढ़ने की सबसे बेस्ट फेज मानी जाती है। क्रोमोसोम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होंगे, सबसे छोटी फॉर्म में। ठीक है, तो ये कहां पर अफेक्ट करेगा, अफेक्ट ऑन द प्रोफेज। सेम इज अमाइड ऑफ साइनाइड, साइनाइड का नाम आपने काफी ज्यादा सुना होगा। ठीक है, ये भी किस फेज को अफेक्ट करता है, अफेक्ट ऑन द प्रोफेज। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में साइनाइड की बात करेंगे कि रेस्पिरेशन में कौन से कॉम्प्लेक्स को अफेक्ट करता है। ठीक, उसके बाद में मस्टर्ड गैस, जो भी पर्सन ऑयल माइन के अंदर सरसों वाली फैक्ट्री में काम करता है उसको एक्चुअली में कैंसर होने के या फिर ये डिजीज होने की, म्यूटेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। उसमें होता है कि जो एक मस्टर्ड ऑयल में से जो स्मेल आती है ना, काफी तीखी एक स्मेल आती है जो कई बार इरिटेट भी करती है, आप हमें से पानी भी आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो एक्चुअली में आपकी मस्टर्ड गैस है। अगर कोई पर्सन उसको लगातार इनहेल करने लग रहा है तो उसके क्रोमोसोम आपस में ग्रुप बना लेते हैं, है ना, ग्रुपिंग हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक ग्लूटिनेशन ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ग्लूटिनेशन ऑफ क्रोमोसोम का क्या जाएगा, एक ग्लूटिनेशन होगा, यानी कि क्या जाएगा, ट्रैप हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी। अगर वो कलेक्ट हो गई, एक साथ इकट्ठे हो गई, तो क्या प्रॉपर डिवीजन होगा, क्या वो क्रोमोसोम स्पिंडल से बाइंड हो पाएंगे, क्या वो प्रॉपर सेपरेट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, वहां पर भी क्या आएगी, प्रॉपर कैलोस। ये क्या है, दीज आर द स्मॉल पेप्टाइड्स, है ना, पेप्टाइड पेप्टोन है जो मेनली कहां पे मिलती है, एक्स्ट्रा जो सेलुलर फ्लूइड होता है उनके अंदर क्या मिलती है, प्रेजेंट होगी, बट ये सेल की एक्टिविटी को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है,
These are the small peptides which present in extracellular, लेकिन उसके बावजूद भी सेल की एक्टिविटी को क्या करती है, अफेक्ट। और इसमें सब में से एक फेमस नाम आता है जो बहुत बार नीट एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन में जल्दी पूछा जाता है, कोल्सिकाइन। एक नाम कोल्सिकाइन, आपने पहले भी एक नाम सुना था, यही नाम सुना था। फैमिली पढ़ी थी आपने लिलिएसी फैमिली, मोनोपोड की फैमिली थी लिलिएसी फैमिली। उस लिलिएसी फैमिली के अंदर आया था कोल्सिकाइनम ओटोमिनेट, और उसी प्लांट के कौन पार्ट से फिर सीड से निकलता है क्या, कोल्सिकाइन, ये केमिकल निकलता है। और ये जो केमिकल है कोल्सिकाइन, दैट इज द माइटोटिक पॉइजन, जो सेल के डिवीजन को क्या करता है, रोक देता है। कौन सी फेज को अफेक्ट करता है, अफेक्ट द मेटाफेज, और स्पिंडल की फॉर्मेशन को क्या करता है, रोक देता है। मेटाफेज को अफेक्ट कर रहा है, तो जो क्रोमोसोम अलग अलग स्पिंडल से अटैच होते हैं, क्या वो अलग अलग सेपरेट हो पाएंगे, नहीं। तो क्या करते हैं कि एक साथ ही वो रहते हैं, तो इसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम करने के लिए किस केमिकल का यूज करते हैं, कोल्सिकाइन का यूज करते हैं। अगर म्यूटेशन करवानी हो, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड करवानी हो, तो किस केमिकल का यूज करते हैं, कोल्सिकाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां से काफी मेन पॉइंट निकलता है आपके। कोल्सिकाइन किस फैमिली से रिलेट करते हैं, रिलेट द लिलिएसी फैमिली। प्लांट का नाम कोल्सिकाइनम ओटोमिनी। कोल्सिकाइनम ओटोमिनी, इस प्लांट से ये एक्सेप्ट होगा। इस प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन होगा, ऑब्टेन फ्रॉम द कोर एंड सीड ऑफ कोल्सिकाइनम ओटोमिनी। आपने पढ़ा होगा कोर, ट्यूबर, कोर, राइजोम, है ना। तो अंडरग्राउंड सेल की क्या है, मॉडिफिकेशन। दिस वन इज द अंडरग्राउंड सेल। अंडरग्राउंड सेल में उसमें जो कोल्सिकाइन है, ये किस फेज को अफेक्ट करेगा, अफेक्ट मेटाफेज। तो अफेक्ट मेटाफेज, मेटाफेज को ये अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल, स्पिंडल की फॉर्मेशन को रोक देगा। प्रिवेंट स्पिंडल फॉर्मेशन। अगर स्पिंडल की फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या क्रोमोसोम सेपरेट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, एक साथ में रहेंगे। तो जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर को डबल करने के लिए भी इसका यूज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं इसका पॉइंट, यूज्ड फॉर द डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम। बेटा जहां पर भी हमें क्रोमोसोम नंबर को डबल करना हो, वहां पर किसका यूज कर देते हैं, कोल्सिकाइन का यूज कर देते हैं। जो आप मॉडर्न वीट कंज्यूम कर रहे हो उसके अंदर हेक्साप्लॉइड कंडीशन है, उसको बनाने के लिए किसका यूज किया था, कोल्सिकाइन का यूज किया। तब हम प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं या इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर भी कोल्सिकाइन की बात आती है। ठीक है, तो ये आपके हो गए कौन से, माइटोटिक पॉइजन, वो सारे के सारे फैक्टर जो माइटोटिक डिवीजन को क्या करते हैं, रोक देते हैं। दे आर नोन एज द माइटोटिक पॉइजन। और जो सबसे मेन है कंपटीशन जहां पे दैट इज द कोल्सिकाइन। के बाद में है नेक्स्ट वन, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। हमने बोला था कि जो बैक्टीरिया उसमें 20 मिनट में डिवाइड करती है सेल, ईस्ट में विद इन 90 मिनट और ह्यूमन कितने में 24 आवर्स। तो कुछ ना कुछ तो फैक्टर होंगे जो डिवीजन टाइम को कंट्रोल करने लगते हैं। हमारी जो सेल वो 24 आवर के अंदर डिवाइड कर रही है, 10 आवर में डिवाइड करनी कर रही है, ये फिर 40 ये फिर 50
आवर्स में डिवाइड क्यों नहीं करें? कुछ ना कुछ तो फैक्टर जिसको क्या करने लगा है, रेगुलेट करने लगा है, कंट्रोल करने लगा है। तो वही मैक्सिमम हम यहाँ पर डील करेंगे कौन कौन सी चीजें जिसको रेगुलेट करती है। तो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। जैसे ही सेल एक फेज से दूसरी फेज में जाएगी तो कहीं कहीं पर चेक पॉइंट होंगे जहां पर सेल की एक्टिविटी क्या होगी, नोटिस होगी, फिर रेगुलेटर। जिस मान में बोल के कोई एक गाड़ी है, ठीक है, व्हीलर है, 4 व्हीलर, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, तो रास्ते में चेक पोस्ट आते हैं जो उस गाड़ी को चेक करते हैं, है ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है कि जैसे ही एक सेल एक फेज से दूसरी फेज में जाएगी तो बीच में चेक पॉइंट आएंगे जो सेल को चेक करेगी। जो स्टेट वाले चेक पॉइंट उनका काम क्या है, गाड़ी को चेक करना है कि भाई सारी चीज नॉर्मल तो है, कोई गलत मैटर तो नहीं लेके जा रहे, कोई जो है आपकी टैपिंग वगैरह वो तो नहीं कर रहे। तो वही काम लगभग हमारी सेल का भी है, चेक पॉइंट्स का भी है कि जो सेल है उसका डीएनए नॉर्मल तो है या नहीं है, ठीक है, उसमें सफिशिएंट जो मैटर डबल होना चाहिए था वो डबल है या नहीं है, तो ये काम किसका होगा, चेक पॉइंट्स का होगा, चेक, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल की हम बात करें तो यहाँ पर दो मेन फैक्टर होंगे। द फर्स्ट वन इज द साइक्लिंग, दैट इज प्रोटीन, एक प्रोटीन है साइक्लिंग, जो सबसे मेन फैक्टर माना जाता है फॉर द सेल रेगुलेशन, ठीक है। साइक्लिंग क्या आपका सबसे मेन फैक्टर है फॉर सेल रेगुलेशन। साइक्लिन प्रोटीन के बेटा कुछ टाइप आती है, 2 टाइप है इसमें। एक तो है G1 साइक्लिन, जो G1 साइक्लिन है ये किस फेज में बनेगी, G1 फेज में बनेगी और जाके किस फेज में टूट जाएगी, S फेज में जाके टूट जाती है। तो G1 साइक्लिन है, इसमें लिखेंगे दिस प्रोटीन और फैक्टर forming G1 phase and breakdown in S phase। इसका ब्रेकडाउन किधर हो जाएगा, S phase में। कैसे ब्रेकडाउन होगा वो भी देखिए। दूसरा बेटा कौन सा, M साइक्लिन। जो M साइक्लिन प्रोटीन है जो फैक्टर है दैट विल डेवलप इनटू G2 फेज, G2 फेज में बनेगा और ये टूटेगा किसमें, M फेज में जाके टूट। तो दिस प्रोटीन एंड फैक्टर फॉर्म इन G2 फेज एंड ब्रेक डाउन इन M फेज, M फेज में जाते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग 12th के अकॉर्डिंग देखिए 2 चेक पॉइंट होते हैं, है ना बेटा। अगर आप एक्चुअली पढ़ते हो तो 3 चेक पॉइंट होते हैं। एक जो तीसरा चेक पॉइंट आता है वो आता है M फेज के अंदर, मेटा फेज के बाद में भी एक चेक पॉइंट आता है। बट आपके 12 लेवल के अकॉर्डिंग है, फिर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने चेक पॉइंट है, 2 ही चेक पॉइंट है, ठीक है। ये तो वही प्रोटीन, ये फिर फैक्टर कौन सी, साइक्लिन। दूसरा एक एंजाइम है दैट इज CDK, फुल नेम इज द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, फुल नेम इज द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। देखिए यहां पर 2 हिंट मिल रहे हैं, एक तो क्या साइक्लिन डिपेंडेंट यानी कि जो इसकी एक्टिविटी है किस पर डिपेंड करेगी, साइक्लिन प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना भाई। साइक्लिन डिपेंडेंट, साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, काइनेज। काइनेज क्या है, एंजाइम। और जो काइनेज एंजाइम है वो जनरली फॉस्फेट के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। फॉस्फेट जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा उसके ऊपर भी चीज क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन है मेनली वो इन साइक्लिन फैक्टर के साथ में बाइंड होता है और एक्टिव और इनएक्टिव होकर क्या करता है, सेल को रेगुलेट करता है। जो सेल रेगुलेशन है दैट इज द जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। हमारे जीन के अंडर क्या रहेगा, वो कंट्रोल होगा। अगर प्रॉपर काम करने लग रहे जीन तो क्या होगा, प्रॉपर रेगुलेशन होगा। अगर जीन फेल हो गए तो जो कंट्रोलिंग है वो नहीं हो पाएगी और ट्यूमर की फॉर्मेशन हो सकती है।
ऐसे मैं आपको एक जीन का नाम बोलूं, दैट इज P53, एक जीन जो चेक पॉइंट का काम करने लगे। अगर ये जीन फेल हो जाए तो हमारा जो सेल रेगुलेशन है, जो चेक पॉइंट है, वो भी कर जाएंगे, फेल हो जाएंगे, और डिवीजन रेट क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। जो चीज चेक होती धीरे धीरे चलने लग रही थी, अभी वो चीज क्या करेगी, बिना चेक हुए तेजी से डिवीजन करना स्टार्ट करेगी। अगर तेजी से डिवीजन होगा तो सेल का नंबर क्या करेगा, वो ज्यादा तेजी से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। काफी ज्यादा यहाँ पर मास बनने लगा सेल का, बट क्या वो सेल डिफरेंशिएट हो पा रही है, नहीं हो पा रही। सेल के नंबर तो बढ़ रहे हैं बट कैसे अनडिफरेंशिएटेड है, किसी चीज की फॉर्मेशन नहीं कर रही है, सिर्फ मास बढ़ने लगा। और मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इन्होंने द ट्यूमर, उसी को आप क्या बोलते हो, ट्यूमर बोलते हो। तो इसी वजह से क्या है बेटा, ट्यूमर कोज होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो सीडीके और जो साइक्लिन है वो कैसे रेगुलेट हो। ठीक है, वो हमें डायग्रामेटिकली देखने की, एक फेज से अगर दूसरी फेज में जाएगी तो ये कैसे एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं, वो हमें डायग्रामेटिकली। सेल रेगुलेशन की बात करते हैं, कैसे रेगुलेट हो। हमने सेल साइकिल को डील किया था, तो हमने कुछ फेजेस पढ़ी थी। एक फेज थी एम फेज, एक फेज थी G1 फेज, दूसरी फेज थी एस फेज, तीसरी फेज थी। ठीक, अभी मैंने आपको साइक्लिन में प्रोटीन के टाइप बताए थे, G1 साइक्लिन और एम साइक्लिन। ठीक है, किस किस तरीके से वो काम करेगी देखिएगा। सबसे पहले बेटा एम फेज के अंदर एक एंजाइम कौन सा बताया था, CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, CDK ये जो एंजाइम हो कैसे इनएक्टिव है, इनएक्टिव काम नहीं करता, इसके बीच में कोई भी बैरियर नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, तो ये जो CDK है वो इजीली किस में पास हो सकता है, G1 फेज में आ सकते हैं। यानी कि जो CDK है वो बेटा क्रॉस करके कहां पर आ गई आपकी, CDK जो इनएक्टिव थी ये क्रॉस करके किस में आ गई, G1 फेज में किस प्रोटीन की, किस फैक्टर की फॉर्मेशन हो रही है, अभी बताया था G1 साइक्लिन। तो यहां पर क्या बनने लग रहा है, G1 साइक्लिन प्रोटीन या फिर फैक्टर डेवलप होने लगा। दिस वन इज द G1 साइक्लिन। अब बेटा जैसे ही G1 साइक्लिन इसके साथ में फ्यूज होगा, मर्ज होगा, तो इस CDK क्या हो जाएगा, एक्टिवेट होगा। यहां पर CDK के साथ में क्या जुड़ गया, साइक्लिन प्रोटीन जुड़ गई। अब ये जो CDK ये कैसे हो गया, एक्टिवेट हो गया। ए का मतलब एक्टिवेट है, फिर मेजर लिख देता हूं ए, एक्टिवेट। अगर ये एक्टिवेट हो गया तो ये जो बैरियर इधर था G1 और S फेज के बीच में, इसको इजीली क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। अगर ये नहीं होती तो क्या ये क्रॉस कर पाता, तो ये क्रॉस नहीं कर पाता। समझ में आया। अगर CDK के साथ में साइक्लिन G1 प्रोटीन जुड़ गई तो इसने एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाया, और ये इस फर्स्ट बैरियर को, पहला बैरियर है, यहाँ पे मैं ये डार्क लाइन लिखा हूं, पहला बैरियर, इसको एक क्रॉस करके किस में आ गई, एस फेज में आ गई। ठीक है, अगर ये साइक्लिन नहीं होती तो CDK कभी भी इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये कहां पर आ गई, अब एंटर करके एस फेज में। तो जो G1 का काम था कि इसको क्रॉस करवाना, काम खत्म हुआ। तो यहां पर आने के बाद में बेटा जो CDK उससे साइक्लिन प्रोटीन अलग हो जाता है। ठीक है, साइक्लिन प्रोटीन क्या हो गया बेटा, अलग हो गई, और वो क्या करती है, टूट जाती है। तो यहां पर किसका डिग्रेडेशन हो गया, साइक्लिन G1 का डिग्रेडेशन हो गया। तो G1 साइक्लिन गेट डिग्रेड। ठीक,
अब जो ये सीडीके है इनएक्टिव फॉर्म में, किसमें बताइए इनएक्टिव फॉर्म। बट अभी एस और G2 के फेज में कोई भी बैरियर नहीं है, तो ये सीडीके जो इनएक्टिव है ये क्रॉस करके इजीली G2 फेज में जा सकती है नहीं, चली जाएगी। तो ये सीडीके फेज कहां पर आ गया आपका, जो सीडीके था इनएक्टिव फॉर्म में ये क्रॉस करके किसमें आ गया G2 फेज में। और G2 फेज में किस प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, एम साइक्लिन की फॉर्मेशन होगी फॉर द एम साइक्लिन। यहां पे क्या बना हुआ है एम साइक्लिन बना। अभी जो एम साइक्लिन है इसके साथ में फ्यूज करेगा, इस इनएक्टिव सीडीके के साथ में फ्यूज करेगा, और बेटा जैसे ये फ्यूज करेगा तो ये कैसे हो जाएगा, एक्टिव होगा। तो यहाँ पे सीडीके कैसे हो गया एक्टिव, और ये किसमें एंटर कर जाएगा, एम फेज में एंटर कर गया। इसका काम क्या था कि इस बैरियर को, सेकंड बैरियर को क्रॉस करवाने का काम, क्रॉस करवा दिया। एम साइक्लिन का काम क्या हुआ, खत्म हुआ। तो एम साइक्लिन यहां पर क्या कर जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी। एम साइक्लिन गेट डीजेनरेट। फिर से वही प्रश्न बाबा चलेगा। तो कितने बैरियर आए यहाँ पर, एक और एक दूसरा बैरियर है। फिर दोनों चेक पॉइंट को क्रॉस करने के लिए साइक्लिन प्रोटीन की होगी रेस्पॉन्सिबल। एक हमने बोला कि यहां पर देखो एम साइक्लिन और सीडीके फ्यूज हो गई है, जुड़ गई है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, नोन एज द MPF, known as the MPF, combination of encyclin and the CDK, known as the MPF, maturation promoting factor। वो फैक्टर जो सेल को मैच्योर करवा रही है और डिवीजन के लिए लेके जा रही है। एम फेज को क्या बोलते हैं, डी फेज भी बोलते हैं, डिवीजन फेज भी बोलते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर सेल को मैच्योर करवाया ताकि क्या हो सके, वो डिवीजन कर सके। तो एमपीएफ का मतलब मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, एनसाइक्लिन और सीडीके का कॉम्बिनेशन एमपीएफ की फॉर्मेशन करेगा। सेल किसमें चली गई, एम में जाने के बाद में एनसाइक्लिन डीजेनरेट करेगी, कोई बैरियर नहीं है, फिर से वही प्रोसेस करेगा, बार रिपीट होगा। तो ये आ गए यहाँ पर दो चेक पॉइंट आ गए हैं जो सेल को रेगुलेट करते हैं। तो दिस वन इन्होंने द सेल रेगुलेशन ऑफ द सेल।